हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर के बारे में, वेस्टर्न ईस्टर्न अलायंसेस के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, ये कैसे शुरू हुई, कैसे ख़त्म हुई। ठीक है, और इसके जो डिसीज़न है, क्रिटिक्स हैं, उसके बारे में, जो कि विच यूएस मेड, और लॉजिक ऑफ डिटरेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोल्ड वॉर शुरू कब हुई थी? 1947 में शुरू हुई थी और 1991 में ख़त्म हो गई थी। 1991 में ख़त्म क्यों हो गई थी? क्योंकि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ठीक है, सोवियत यूनियन टूट गया था अलग अलग देशों में। ठीक है, अब अगर कोल्ड वॉर की आप प्रॉपर डेफिनीशन के बारे में बात करें, जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, तो वो ये है, मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, क्या है ये डेफिनेशन? रिफर टू द कंपटीशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। एलाइज क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली कोल्ड वॉर थी किसके किसके बीच में? यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। ठीक है, इनके बीच में कभी भी आप ये कह सकते हो कि ये दोनों कभी भी आपस में आमने सामने कभी नहीं लड़े। कोल्ड वॉर के टाइम में क्या होता है इसमें कि देखिए, यूएस के कुछ एलाइज थे, सोवियत यूनियन के कुछ एलाइज थे। इनके जो एलाइज थे वो आपस में लड़ते थे और यूएस और यूएसएसआर क्या करते थे? उन्हें सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो यही थी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में आमने सामने जंग कभी नहीं हुई थी। अब हॉट वॉर क्या होती है? जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई हुई है, ठीक है, पास में, उसे कहते हैं हॉट वॉर। ठीक है, आमने सामने लड़ते हैं, या उसे कहते हैं शूटिंग वॉर। अब देखते हैं वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस क्या था? हेडेड बाय यूएस एंड रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हो गई थी 1945 में, तो पूरी दुनिया में दो ही क्या थे? टॉप कंट्रीज़ थे, एक यूएस और एक यूएसएसआर। ठीक है, जो यूएस के फ्रेंड्स थे, कंट्रीज़, ठीक है, उनको बोला गया वेस्टर्न अलायंसेस। ठीक है, और यूएस जो फॉलो करता था आइडियोलॉजी, ठीक है, वो सारे के सारी जो इसके फ्रेंड्स थे वो भी वही आइडियोलॉजी फॉलो करते थे। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? डेमोक्रेसी, ठीक है, और कैपिटलिज्म को ये फेवर करते थे। तो जो सारे के सारे कंट्रीज़ यूएस के फ्रेंड्स थे और इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनको हम कहेंगे क्या? वेस्टर्न अलायंसेस। ईस्टर्न अलायंसेस ये कौन थे? सोवियत यूनियन के फ्रेंड थे और आइडियोलॉजी कौन सी फॉलो करते थे? सोशलिज्म और कम्युनिज्म की। ठीक है, सेम एज इट इज़ है। जैसे कि यहाँ पे यूएस के फ्रेंड्स, वैसे ही यहाँ पे सोवियत यूनियन के भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ फ्रेंड्स थे। तो सोवियत यूनियन आइडियोलॉजी फॉलो करता था सोशलिज्म की और कम्युनिज्म की, इन दोनों की। तो इसके भी सारे के सारे के जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड नेशंस, वो भी यही पॉलिसी फॉलो करते थे। अब जान लेते हैं कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुई थी? 1939 में, और 45 में एंड हो गई थी। ठीक है, 45 में एंड हो गई थी। इन 1945 द एलाइड फोर्सेस लेड बाय, ठीक है, जो एलाइड फोर्सेस बोली जाती हैं उसको लीड किसने किया था? यूएस ने, सोवियत यूनियन ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। ठीक है, एक्सेस पावर बोला जाता है जर्मनी, ठीक है, इटली और जापान। तो ये दोनों लड़े थे आपस में। ठीक है, इन कंट्रीज़ को बोला जाता है, इन कंट्रीज़ को बोला जाता है एलाइड, और इन तीन कंट्रीज़ को बोला जाता है एक्सेस। ठीक है, अगेंस्ट में लड़े थे। जर्मनी, हिटलर वगैरह का नाम सुना होगा। ठीक है, दिस वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा जान मान का नुकसान हुआ था। ठीक है, 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी, तो इसी को बोला जाता है कि बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर।
ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई थी, बट अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सुपर पावर कौन है, और इसमें इस रेस में दोनों नेशन जो आगे थे वो कौन था, यूएस और सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। अब देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हो गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हो गई, यूएस और यूएसएसआर के पास क्या थे, एटॉमिक बॉम्ब्स थे, जो कि और किसी भी नेशंस के पास नहीं अवेलेबल थे उस टाइम वो टेक्नोलॉजी। तो इसने क्या किया था, दो एटॉमिक बॉम्ब्स जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा दिए थे, ठीक है, जिससे कि जापान ने सरेंडर कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई। ठीक है, जब अपोजिशन ने सरेंडर ही कर दिया तो वॉर एंड ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जो यूएस ने ये डिसीज़न लिया था बॉम्ब गिराने का, एटॉमिक बॉम्ब जापानी सिटीज़ पे, ठीक है, तो इस डिसीज़न के कुछ पॉइंट्स फेवर में देख लेते हैं और कुछ अगेंस्ट में देख लेते हैं कि आखिर इस डिसीज़न को लोग क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं और क्यों इसको फेवर करते हैं कि ये डिसीज़न सही था, अगेंस्ट में क्यों नहीं। देखिए, पहले अगेंस्ट हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, अननेसेसरली ड्रॉप द बॉम्ब, यूएस न्यू अबाउट द सरेंडर। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यूएस को पता था कि जापान सरेंडर करने ही वाला है और बॉम्ब गिराना ये अननेसेसरी था। ठीक है, ज़रूरी नहीं था बॉम्ब गिराना, उसके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि जापान सरेंडर करने वाला है, ये करने की ज़रूरत नहीं थी उसे। ठीक है, मेन जो मोटो था यूएस का बॉम्ब गिराने के पीछे वो क्या था, टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम गेनिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया। देखिए, सोवियत यूनियन एशिया में क्या मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन, सोवियत यूनियन के मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन को रोकने के लिए, ठीक है, और मॉस्को को अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ही यूएस ने बॉम्ब गिरा दिए थे। ठीक है, सोवियत यूनियन अगर एशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ में उसे मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता तो वो यूएस से आगे निकल जाता, ठीक है, वो सुपर पावर हो जाता। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, खुद को सुपर पावर बनाने के लिए, ठीक है, और मॉस्को को अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कि यूएसएसआर से हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास देखो एटॉमिक बॉम्ब है और हम गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है, अगेंस्ट में पॉइंट हो गए। ठीक है, फेवर में अगर हम देख लें, बॉम्बिंग वॉज नेसेसरी। अब यूएस ने कैसे अपने आप को डिफेंड किया ये हम देख लेते हैं कि ये तो क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने कि हाँ, ये शोबाजी में इन्होंने बॉम्ब गिरा दिए, यूएसएसआर को पॉलिटिकल गेन और मिलिट्री गेन करने से रोकना चाहते थे, ठीक है, अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते थे। अब देखते हैं यूएस ने अपने आप को डिफेंड कैसे किया। जब उसके ऊपर क्वेश्चंस उठने लगे तो उसने अपने आप को डिफेंड कैसे किया। उसने बोला बॉम्बिंग वॉज नेसेसरी टू प्रिवेंट द फर्दर लॉसेस। ठीक है, उसने कहा कि बॉम्ब गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी हमारा इतना लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया था, तो फ्यूचर में जो होने वाले लॉसेस थे, वॉर को तुरंत ख़त्म करने के लिए बॉम्ब गिराना ज़रूरी था। ठीक है, अब देख लेते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ये क्या है। इन इवेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड्स विल बी बैडली हार्म्स। आप जानते हैं न्यूक्लियर वेपन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा पावरफुल और कोई दूसरा वेपन नहीं है। तो न्यूक्लियर वेपन्स का अगर वॉर होती है तो जिनके बीच में वॉर होगी तो दोनों ही साइड को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा नुकसान होगा दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर अ विनर। ठीक है, आप बता नहीं सकते, जब वॉर उनके बीच में एंड होगी, वो बॉम्ब गिरा देंगे एक दूसरे के ऊपर, तो आप बता नहीं सकते कि कौन विनर है। ठीक है, इवन इफ वन ट्राइज टू अटैक और डिसेबल वंस न्यूक्लियर वेपन्स, राइवल विल स्टिल हैव इनफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं हर कंट्री में दूसरे कंट्रीज़ के क्या सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। ठीक है, वो कोशिश करते हैं पता लगाने की,
ठीक है, मान लिया पता लगा लेते हैं, डिसेबल कर देते हैं किसी के न्यूक्लियर वेपन किसी कंट्री के, बट फिर भी उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी सारे होंगे। ठीक है, कोई एक ही न्यूक्लियर वेपन तो बना के बैठा नहीं हुआ है, ना ही वो एक ही जगह स्टोर किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे स्टोर किए गए हैं, रखे हुए हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पता लगा भी ले और ये 2-4 न्यूक्लियर वेपन डिसेबल भी कर दे, बट ये तो इम्पॉसिबल ही है कि किसी कंट्री के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल कर दिया जाए। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स कोई भी कंट्री एक जगह नहीं रखती है। ठीक है, कुछ सबमरीन में रहते हैं, कुछ अननोन लोकेशंस पे रहते हैं। ठीक है, जिसका पता किसी को नहीं है। तो अगर कोई कोशिश भी करता है, अटैक करता है या डिसेबल कर देता है, पर फिर भी जो अपोजिशन है, राइवल नेशन है, दुश्मन देश है, उसके पास फिर भी इतना न्यूक्लियर वेपन होगा कि वो किसी देश पे हमला करके उसे तबाह कर सके। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक को कवर करते हुए देखना चाहेंगे, और श्योरली मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँगा जल्द से जल्द। थैंक यू।